नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले जहानाबाद से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सदर अस्पताल एक लड़की को बेहोशी की हालत में लाया गया। लड़की को पीएमसीएच इस वक्त रेफर कर दिया गया है। 4 लड़के उसे अस्पताल लेकर आए थे और वो चारों ही लड़के फरार हो गए। लड़की के साथ गैंगरेप की आशंका जताई जा रही है। दुष्कर्म के बाद जहर खाने या खिलाने की आशंका है। पंचमहला की रहने वाली है पीड़िता। भारी संख्या में पुलिस बल इस वक्त अस्पताल में मौजूद है और पुलिस ने इस पूरे मामले में अभी तक लगातार जो भी जांच की है, इसको लेकर किसी भी तरह की स्पष्टता सामने नहीं आई है। जहानाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेहोशी की अवस्था में एक युवती को अस्पताल लाया गया, लेकिन वहां से उसे सीधे पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। गंभीर अवस्था को देखते हुए 4 लड़के जो उसे लेकर अस्पताल पहुंचे थे, वो चारों ही लड़के इस वक्त फरार हैं। पुलिस इस पूरे मामले की सघनता से जांच कर रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके। राजीव, क्या कुछ जानकारी है, क्या है ये पूरा मामला? दरअसल कल दिन भर जहानाबाद होता रहा। सुबह से लेकर रात होते होते लोग परेशान रहे, पुलिस भी परेशान रही। कल रात में अचानक से एक लड़की को ऑटो से अस्पताल लाकर कुछ लड़कों ने ड्रॉप कर दिया और लड़के भाग गए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पता चला वो लड़की पटना से कल ही आई थी और शाम में अपने माँ बाप को यह कहकर निकली कि दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। बाद में वो जब लाया गया उसको, तो उसके माता पिता भी नहीं समझ पा रहे थे कि हुआ क्या। कुछ लोगों जो उनके साथ कुछ लोग थे जिन्होंने स्थिति को देखा, उन्होंने कहा कि ये गैंगरेप की घटना है। हालांकि पुलिस इस बात को पुलिस ने पुष्टि अभी तक नहीं की है। बाद में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उनको पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन बगल में ही एक अस्पताल है उसमें ले गया, प्राइवेट अस्पताल में। डॉक्टर ने देखने से मना कर दिया। अभी तक स्थिति क्लियर नहीं है कि आखिर हुआ क्या था। जी, ये चारों लड़के कहाँ के रहने वाले थे, क्या इस बात की जानकारी मिल पाई? देखिए, हमारे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि ये पंचमहला के ही लड़के हैं और वहीं पर इससे पहले भी पुलिस ने उस एरिया में छापेमारी की थी जहां से नशे के सामान वगैरह के साथ सामान बरामद किए थे। उसी एरिया के पास से इस लड़की को लाया गया था, जो हमारे सूत्र बताते हैं। हालांकि इस बात की तस्दीक अभी पुलिस ने नहीं की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहानाबाद से, जहां सदर अस्पताल एक लड़की को बेहोशी की हालत में लाया गया। 4 युवक उसे अस्पताल लेकर पहुंचे थे। डॉक्टर ने उसकी गंभीर अवस्था को देखते हुए पीएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन उसे इलाज इस वक्त अभी तक नहीं मिल पाया है। और देखिए, बड़ी खबर बेगूसराय से है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी पर चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर दिया है। घटना नगर थाना क्षेत्र के मुंगेरीगंज मोहल्ले की है। पीड़ित ने पिता पर शराब के नशे में हमला करने का आरोप लगाया। फिलहाल घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। महिला के भाई अक्षय कुमार ने आरोप लगाया कि उसकी बहन की शादी 2 साल पहले हुई थी, लेकिन पारिवारिक कलह की वजह से वो ससुराल में नहीं रहती है। पिता नशे में बार बार घर में मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। फिलहाल पीड़ित ने नगर थाने में अपने पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा ली है। मेरा दांत तोड़ दिया, पूरा जेल भेज दिया हमको। उल्टा हम मेरा ही दांत तोड़ के हम ही को सर जेल भेज दिया। हाँ, मेरे मौसा जी सर आईपीएस है। हाँ, उसका तौस देके उनका डर दिखा दिखा के सर हम लोग को घर में रखे हुए। कह रहा कहाँ जाओगे, थाना जाओगे, जाओ। कौन ये सब कर रहा है? सर ये मेरी छोटी वाली बहन लव मैरिज की है सर, ठीक है। आज 14 साल से उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में है। खुद यहाँ मुंगेरीगंज में हाँ सरकारी नौकरी का सर तौस दिखा रही है। आपकी बहन? छोटी बहन, अभी नया नया नौकरी लगा है सर। ये मारपीट कौन किए हैं? ये मारपीट सर मेरे पापा इसको सर चक्कू मारे हैं सर सीना में। 6 स्टिचिंग लगा है सीना में, 4 स्टिचिंग लगा है सर हाथ में। हाँ, और हम पे चक्कू चला रहे थे सर, बीच में ये आ गए। और देखिए, अगली खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां उपचुनाव से पहले अपराधियों ने डॉक्टर और कारोबारी से रंगदारी मांगकर चारों तरफ दहशत फैला दी है। दरअसल जेल में बंद गैंगस्टर विशाल सिंह के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी जा रही। गैंगस्टर विशाल सिंह के नाम से पहले स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर रजनीश ठाकुर से 5 लाख की रंगदारी मांगी गई और फिर नगर थाने के चंद्रगोकुल रोड के पेंट कारोबारी राजीव कुमार से 10 लाख की रंगदारी मांगकर सनसनी फैला दी गई। डॉक्टर और कारोबारी दोनों ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं सदर एसडीपीओ ने बताया
बताया कि डॉक्टर और कारोबारी दोनों को सुरक्षा गार्ड मुहैया करा दी गई है। साथ ही अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी लगातार कर रही। मैंने थाने में इन्फॉर्म कर दिया है। इंटरनेट से कॉल आ रहा है, बार बार नंबर बदल जाता है और ऐसा कोई वो कॉल जो होता है कि वो पता नहीं चल पा रहा है कि हाँ कोई एक पर्टिकुलर जो होता है कि मोबाइल से किया जा रहा है, वो इंटरनेट कॉल है। उससे रंगदारी मांगी जा रही है। 5 लाख के आसपास का रंगदारी मांगा गया है। इसमें पुलिस तो डॉक्टर रजनीश हैं, एक राजीव व्यवसायी हैं और नगर थाना में जो भी मांगने वाले हैं उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और सुरक्षा के जो उपलब्ध साधन हैं उनको मुहैया करा दिया गया है, जिनसे रंगदारी मांगी गई है और जल्द ही रंगदारी मांगने वाले का नाम भी सामने आ गया है। अपराधी पहचाने जा चुके हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डेंगू की रोकथाम के लिए उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा बैठक की। तेजस्वी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि दोनों ही विभाग के अधिकारियों का दावा है कि स्वच्छता के साथ साथ डेंगू के रोकथाम, इलाज और नियंत्रण पर मिलजुल कर काम किया जा रहा है। दावा किया गया कि कचरा प्रबंधन, एंटी लार्वा फॉगिंग और जांच कर दवाई बांटी जा रही है। अस्पतालों में जांच और बेड की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई। हालांकि आम लोगों का सहयोग भी इस वक्त जरूरी है। आज हम लोगों की बैठक हुई है डेंगू के लेकर के और फिर अचानक से हमारे जो प्रत्यय अमृत जी हैं, जो मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके साथ हम लोग औचक निरीक्षण के लिए आए जानने के लिए कि क्या स्थिति है। जो समस्या है, जब तक आप ज़मीन पे नहीं उतरिएगा तब तक ज़मीनी स्थिति आपको नहीं पता चलती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर आ करके चीज़ों का जायज़ा लिया जाए। जब तक कमी नहीं पता होगा तब तक जो है आप कमी को दूरी नहीं कर सकते। तो थोड़ा बेटर है, लेकिन दवा का सबसे बड़ा समस्या है और जो बिहेवियर जो डॉक्टर और नर्सेस का होना चाहिए था वो ठीक नहीं है। दवा लोगों को बाहर से लाना पड़ रहा है। इस पे हम लोग विशेष तौर पे इस बात को हम लोग बहस करेंगे। और राज्य की स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने एनएमसीएच का निरीक्षण भी किया। तेजस्वी ने एनएमसीएच की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। तेजस्वी ने अलग अलग विभागों में जाकर वहां की व्यवस्था को देखा है और साथ ही तेजस्वी के साथ स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद रहे। और देखिए, मुंगेर में डेंगू का कहर बदस्तूर जारी है। वर्तमान में डेंगू मरीजों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए निगम प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रयास लगातार जारी है और डेंगू प्रभावित इलाकों में लगातार फॉगिंग करवाई जा रही है। वहीं ब्लीचिंग और चूना का छिड़काव भी किया जा रहा है। और देखिए, पूरा बिहार डेंगू के डंक से कराह रहा है। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। डेंगू के सबसे ज्यादा केस पटना से सामने आ रहे। नवादा में 2 लोगों की मौत डेंगू से हो गई है। बिहार में डेंगू से अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है और इतनी गंभीर हालत में भी कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में लापरवाही की तस्वीर सामने आ रही है। हमारी ये खास रिपोर्ट देख लीजिए। बिहार में डेंगू तेजी से पांव पसार रहा है। प्रदेश के कई शहर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। राज्य में करीब 4000 लोग डेंगू से बीमार हैं। लोगों में दहशत की स्थिति है। मुंगेर, बेगूसराय, नवादा, लखीसराय, सिवान, मुजफ्फरपुर, कैमूर, कटिहार, खगड़िया हो या फिर सारण जिला, हर जगह डेंगू से लोग परेशान हैं और स्वास्थ्य महकमा है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी पटना के गर्दनी बाग अस्पताल की तस्वीरें बता रही हैं कि लोग कितने डरे हुए हैं। स्वास्थ्य कर्मी मच्छरदानी में हैं। ड्यूटी जारी है लेकिन मच्छरदानी लगाकर। अस्पताल के आसपास कचरा डंपिंग यार्ड है, जिससे यहाँ ड्यूटी करने वाले कर्मचारी दहशत में हैं। मरीजों की हालत कैसी हो सकती है, सोचना मुश्किल नहीं है।
बेगूसराय सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड में 10 बेड की व्यवस्था की गई है। 9 बेड तो अभी से ही फुल हो चुके हैं। जो लोग यहाँ भर्ती हैं भी उन्हें दवा बाहर से मंगवानी पड़ रही है, ऐसा आरोप है। इलाज चल रही है, मरे बाहरों से दवा मंगा खा रहे हैं। बाहर से भी दवा लाना पड़ता है। हाँ। क्या कहते हैं डॉक्टर? मतलब जो यहाँ दे रहा है पानी सुइया दे रहा है, बाहरों से भी नहीं होता है। डेंगू के बढ़ते मामलों के बाद जहानाबाद में फिर से डेंगू वार्ड बना तो दिया गया है, लेकिन सच तो ये है कि वहाँ सिर्फ बोर्ड ही डेंगू वार्ड का लगा है। बाकी मरीज दूसरी बीमारियों या ऑपरेशन के लिए भर्ती हैं। गुरुवार की शाम तक डेंगू के 2 मरीज सदर अस्पताल जहानाबाद पहुँचे थे। अच्छा, तो यहाँ कोई वार्ड स्पेशल नहीं है डेंगू का? कुछ नहीं है सर, यहाँ कोई अति नहीं है। बस देखिए बेड का भी हालत। रुक जाइए, उनको बोलने दे। नहीं, कोई देखने वाले नहीं है। छपरा में अब तक डेंगू के 20 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जबकि एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। यहाँ के सरकारी अस्पताल में डेंगू वार्ड के नाम पर एक कमरे में 3 बेड लगा दिए गए हैं, जहाँ मरीज भर्ती हैं। पूर्णिया की स्थिति तो ये है कि जिला मेडिकल अस्पताल कॉलेज में डेंगू की जांच के लिए किट की व्यवस्था तो है, लेकिन एलिजा टेस्ट कराने के लिए मरीजों के बाहर के पैथोलॉजी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अरवल जिले में डेंगू के मरीजों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू होते ही अस्पताल में 30 बेड का डेंगू वार्ड बनाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। ब्लड बैंकों को भी अलर्ट कर दिया गया है, ऐसा दावा विभाग कर रहा है। लेकिन न्यूज 18 के कैमरे में अस्पताल परिसर में जल जमाव की तस्वीरें और वार्ड में लटका हुआ ताला ही कैद हुआ। डेंगू से बिहार में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, नवादा में 2, बेगूसराय में 1, जबकि 1 मरीज की मौत छपरा में हो चुकी है। लेकिन तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को ही उजागर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और देखिए, डेंगू का डंक तेजी से फैलता ही जा रहा है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग लोगों को अलर्ट भी कर रहा और तैयारियों का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन वैशाली की गोरौल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग ने कैसी तैयारी और क्या व्यवस्था की है, उसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पीएचसी के परिसर की हालत गंदे तालाब जैसी हो चुकी है, जहां मरीज आने से डरते हैं। पीएचसी प्रभारी भी अस्पताल की नारकीय हालत से परेशान हैं। उनका कहना है कि कई बार जल निकासी की व्यवस्था को लेकर गुहार लगाई गई, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला है। अब ऐसे में सवाल है कि जब अस्पताल की ये हालत है, तो डेंगू और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से कैसे निपटेगा स्वास्थ्य विभाग? ये बरसात में हर एक साल लग जाता है। हम लोग ने बहुत सारी कोशिश की, बहुत लोगों को कहा भी, किसी ने कुछ किया नहीं अभी तक। बस आके आश्वासन दे जाते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तो सफाई सुथरा रहना चाहिए। पेशेंट आता है, कहीं गिर गया, एक तो वो अपने कष्ट में है, उसका बाद आएगा गिर जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। और देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लग गई है। इसमें सबसे बड़ा फैसला महंगाई भत्ता और 11 जिलों के 96 प्रखंडों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करने का है। बिहार सरकार ने दिवाली के पहले राज्य सरकार के 4 लाख कर्मचारियों और 2 लाख पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महंगाई भत्ता 4% तक बढ़ा दिया, जो अब 34 से बढ़कर 38% हो गया है। 1 जुलाई 2022 से महंगाई भत्ता को स्वीकृति मिल गई है। के 11 जिलों में कुल 96 प्रखंड के 937 पंचायत के 7,841 गांव एवं उसके अंतर्गत आने वाले सभी गांव, राजस्व गांव, सभी गांव और बसावट और टोलों को सूखाग्रस्त घोषित करने का सरकार ने निर्णय लिया। और मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए आज एनडीए और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार नामांकन दाखिल करेंगे। महागठबंधन की ओर से आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी और एनडीए की ओर से बीजेपी उम्मीदवार सोनम देवी बाढ़ अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल करेंगे। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए अब तक 3 लोगों ने नामांकन किया है। आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। इन दोनों के अलावा कई और कैंडिडेट भी आज नामांकन कर सकते हैं। तो उपचुनाव को लेकर बिहार में तैयारियां लगातार की जा रही है और इसी कड़ी में आज नामांकन का आखिरी दिन है और महागठबंधन के प्रत्याशी आज
नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। मोकामा हॉट सीट को लेकर उपचुनाव को लेकर आज 2 बड़े नामांकन होने वाले हैं। राजद से नीलम देवी और भाजपा से सोनम देवी आज नामांकन करेंगी। अभी हम खड़े हैं बाढ़ अनुमंडल परिसर में, जहां आपको दिखा रहे हैं कि कुछ घंटों के बाद यानी 9 से 10 बजे के बीच ये जो सड़कें आप देख रही हैं, सड़कें जो हैं समर्थकों से खचाखच भर जाएंगी। अनुमंडल प्रशासन का कहना है कि 3 से अधिक गाड़ियां अनुमंडल प्रशासन गेट के पास नहीं आएंगी और अगर 3 से अधिक गाड़ियां आती हैं तो उसका कार्रवाई किया जाएगा। नीलम देवी और सोनम देवी का आज एक साथ समर्थन नामांकन को लेकर अनुमंडल प्रशासन कयास लगा रहा है कि भारी भीड़ उमड़ेगी, जिसको लेकर एसपी अरविंद प्रताप सिंह खुद पूरे भीड़ का मॉनिटरिंग करेंगे और सीसीटीवी कैमरा और रिकॉर्डिंग के माध्यम से लोगों की पहचान की जाएगी। अगर ज़्यादा संख्या में आचार संहिता उल्लंघन करते हुए लोग यहाँ पहुँचते हैं तो हेल्प डेस्क बनाया गया है। आप देख सकते हैं अंदर में हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहाँ पर अभ्यर्थी आकर अपना नामांकन के लिए कागज़ के जांच करवाएंगे और 3 से 4 अधिकारी तैनात रहेंगे हेल्प डेस्क पर, ताकि उनका जल्द से जल्द नामांकन का प्रक्रिया पूरा किया जा सके। 3 नवंबर को चुनाव होना है और 6 तारीख को मतगणना का तिथि निर्धारित की गई है। अब तक 9 NR कटे हैं और कुल 3 लोग अब तक नामांकन कर चुके हैं और आज 2 बड़े नामांकन की बात कही जा रही है। अनिरुद्ध, न्यूज़ 18 बाढ़। और देखिए, गोपालगंज में उपचुनाव को लेकर आज आरजेडी प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता ने नामांकन किया, लेकिन पहले बीएसपी से साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव ने नॉमिनेशन किया और अब एआईएमआईएम ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर गोपालगंज से आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता ने नॉमिनेशन कर दिया। मोहन प्रसाद गुप्ता के नॉमिनेशन में जेडीयू और आरजेडी के कई सीनियर लीडर मौजूद रहे। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आज जो हम लोगों ने नामांकन किया है, जनता फैसला सुना चुकी है, जीत हमारी पक्की है। आरजेडी उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता ने अपनी जीत का दावा किया, लेकिन उनकी राह आसान नहीं दिख रही है। आरजेडी के लिए पहले मुश्किल तब खड़ी हुई जब तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव ने बीएसपी के टिकट पर अपनी पत्नी इंदिरा देवी को मैदान में उतार दिया और अब महागठबंधन की सहयोगी एआईएमआईएम ने गोपालगंज से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। भाई, गठबंधन वाले हमारी रियायत न करें, हम तो गठबंधन वालों की रियायत करते हैं। मैंने कहा कि मैं गोपालगंज लड़ता हूं, आप लोग वहां से लड़ लीजिए, लेकिन चूंकि बड़ी पार्टियां हैं, उनके मन में जो आए करें। हमने तो अपनी जिम्मेदारी अदा की है और चूंकि गोपालगंज में मेरी जमीन ज्यादा मजबूत है, मेरा संगठन मजबूत है, इसलिए मैंने वहां लड़ने का फैसला किया। जोश खरोश के साथ नॉमिनेशन करने वाले महागठबंधन के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता इन मुश्किलात का सामना कर पाते हैं या इनका भी हश्र 2020 में कांग्रेस की तरफ से खड़े उम्मीदवार के जैसा हो जाता है, ये देखना होगा। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और देखिए, बेउर जेल के तत्कालीन उपाधीक्षक संजय कुमार के खिलाफ जेल डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई की गई है। 2 वेतन बढ़ोतरी को जेल प्रशासन ने रोक दिया है। संजय कुमार पर आरोप है कि 3 मार्च 2021 को जिला प्रशासन के औचक निरीक्षण के दौरान उन्होंने सहयोग नहीं किया था। जिला प्रशासन के अधिकारियों की टीम जब जेल पहुंची तो जानबूझकर आधे घंटे तक मुख्य दरवाजे नहीं खोले गए। षड्यंत्र रचा गया, जिससे छापेमारी फेल हो गई। जांच के दौरान पाया गया कि संजय कुमार ने षड्यंत्र के तहत मुख्य दरवाजे को आधे घंटे तक बंद रखा। आरोप सामने आने के बाद पहले निलंबन की कार्रवाई हुई और फिर अब वेतन बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई है। और देश के सबसे गंदे शहरों में सासाराम के शामिल होने से स्थानीय लोगों में काफी रोष है। स्थानीय लोग शहर के इस बदहाली के लिए सीधे सीधे नगर निगम और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे। पिछले साल 2021 में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में सासाराम को देश का सबसे ज्यादा गंदगी वाला शहर गिना गया था और 1 साल बाद भी शहर की सूरत जस की तस है। वहीं शहर में गंदगी को लेकर नगर आयुक्त का दावा है कि काम किया जा रहा, लेकिन उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण की जानकारी होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। नगर आयुक्त का साफ साफ कहना है कि उनके पास कोई एजेंसी सर्वेक्षण के लिए आई ही नहीं है। यहाँ पे जो फेल्यूर है वो पूरा नगर निगम का दिखा, क्योंकि नगर निगम की जो काम करना था उसका कोई प्लानिंग नहीं था और वो पूरा अपने प्लानिंग में फेल होते हुए इस शहर को वो लोग
काम करने के अलावा वो बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सबसे सरप्राइजिंग ये बात है कि नगर युक्त को कितने बार मैंने कॉल किया, उनको स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में ही हमको लगता है कि नहीं पता है कि स्वच्छता सर्वेक्षण क्या है। स्वच्छता सर्वे का एजेंसी के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है कब सर्वे की गई है, क्योंकि पिछले मैं पदस्थापित 2 महीने से हूँ और मेरे कार्यकाल में कोई सर्वेक्षण यहाँ पर नहीं हुआ, इसलिए मुझे भी व्यक्तिगत रूप से इसकी जानकारी नहीं मिल पाई कि कब सर्वे हुआ है इसका। इधर 2 महीना से तो कोई सर्वे का टीम मेरे पास नहीं है। और पूर्वी चंपारण में मिड डे मील के चावल की कालाबाजारी के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बीजेपी विधायक लाल बाबू प्रसाद के प्रतिनिधि अभय प्रताप सिंह के घर से 39 बोरा चावल मिला था, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चावल सप्लाई करने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि कोरोना काल में मिड डे मील के अनाज में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया। हालांकि इसकी जांच नहीं हो सकी है। सिर्फ पताही प्रखंड में ही चावल घोटाले की जांच की गई और ठेकेदार पर कार्रवाई कर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई थी। संजय कुमार हैं टारगेटेड पीडीएस के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। उन्होंने एक लिखित आवेदन थाने में समर्पित किया था कि 39 बोरा खाद्यान्न जो टारगेटेड पीडीएस के लिए इंटेंडेड था, वो पताही थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक अभय प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू सिंह के घर से पाया गया। उन्होंने एक लिखित आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने जो अभय प्रताप सिंह हैं उनके खिलाफ, उसके अलावा जो प्राधिकृत परिवहन अभिकर्ता हैं ऋषि राज, उनके खिलाफ और साथ ही साथ जो गाड़ी बरामद हुई है उसके ड्राइवर के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है कि सरकारी खाद्यान्न का गबन करने का मामला प्रतीत होता है। और देखिए ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज अंडर 17 फीफा महिला वर्ल्ड कप खेला जाएगा। मोरक्को से भारत का मुकाबला है भुवनेश्वर में। रात 8 बजे ये मैच शुरू होगा। टीम में झारखंड की 6 खिलाड़ी हैं। झारखंड के अष्टम कप्तान हैं और पहले मैच में बेटियों ने पूरा दमखम दिखाया था। हार के बाद भी सबका दिल जीत लिया था। तो आज का दिन बेहद खास है। मोरक्को के साथ भारत की टीम का आज मुकाबला होना है। भुवनेश्वर में ये मैच खेला जाएगा। झारखंड की 6 बेटियां इस टीम में शामिल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क पढ़ने से लोग